नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने का भाव लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। एमसीएक्स पर भी नया रिकॉर्ड, कॉमेक्स पर भी नया रिकॉर्ड और स्पॉट मार्केट में भी नया रिकॉर्ड। अब सबके मन में यह सवाल है कि सोने चांदी के भाव में गिरावट कब आएगी, कि यह गिरावट आएगी या नहीं आएगी, या ये तेजी का माहौल कब तक चलता रहेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी से वंदना भारती जी हैं। उनसे हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। वंदना जी, आपका स्वागत है। नमस्ते वीरेंद्र जी, आपको और सभी दर्शकों को। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वंदना जी, सबसे पहले तो आपकी क्या रीडिंग है ये भाव में तेजी आई इसको लेकर? जी वीरेंद्र जी, देखा जाए अगर 2023 से तो 2000 की कमोडिटी अब यहाँ पे लगभग $3000 तक आ गई है। तो $1000 का इजाफा, यानी कि 2023 से देखा जाए तो 50% तक का उछाल अब गोल्ड में देखने को मिला है, और काफी सॉलिड रीजंस थे इसके पीछे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब फॉर द टाइम बिंग एक पॉज आना चाहिए, और इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन्स को भी यहाँ पे स्टडी किया है। तो सबसे ज्यादा जो वाई खड़ा है वो $3000 के पास खड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि वहां से एक जो पॉज है $3000 के पास, 2980, 3000 के पास, वहां सतर्क हो जाना होगा अब निवेशकों को। और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की जो प्रक्रिया है, एटलीस्ट 50% तक आप यहाँ पे करके रखिए। नेक्स्ट आपको मे बी यहाँ पे $3100 मिलेगा। और अब यहाँ पे जिस तरीके का बन रहा है सर्कमस्टांसेस, जिस तरीके से ट्रम्प के यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल उनके मतलब स्टेटमेंट्स होते हैं, और अनप्रेडिक्टेबल जब आप बोल रहे हैं उससे अनसर्टेनिटी आती है, और अनसर्टेनिटी तो गोल्ड के लिए एक बहुत बढ़िया माहौल बनाता है निवेश के लिए। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि $3000 के करीब आके ब्रेक लग जाएगा, एक पॉज आ सकता है। और 2025 में हो सकता है कि हम 3100 3200 तक के लेवल्स को आता हुआ यहाँ पे देखें, जिस तरीके का माहौल बन रहा है। क्योंकि वीरेंद्र जी, इस बार इनका जो ट्रम्प O1 था और O2 2.0 है, इसमें यहाँ पे फर्क है। पिछले बार इन्होंने सिर्फ ट्रेड टसल्स पे बात करी थी, वो बिजनेस से बात करते थे। अभी वो इमिग्रेंट्स को हटा रहे हैं, इमिग्रेंट्स हटा रहे हैं। उसके बाद वो गाजा पट्टी की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो अदर कंट्रीज की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पनामा को मतलब फिर से ओन करेंगे, मैक्सिको को हम गल्फ ऑफ मैक्सिको को रीनेम करेंगे। तो ये जियो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का जो एक नया मतलब शुरू हुआ है यहाँ पे परेशानी, इसकी वजह से गोल्ड यहाँ पे हायर साइड रहेगा। पिछले बार भी गोल्ड बढ़ा था उनके कार्यकाल में, लेकिन अभी ज्यादा रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप इमिग्रेंट्स की बात यहाँ पे हो रही है और वो वापस जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देश रिटेलिएट करेंगे। और करेंसी मार्केट का जो माहौल है वो बहुत फ्रेजाइल हो चुका है। और डॉलर इंडेक्स की तेजी जो है, मुझे लग रहा है 110 112 तक रहना चाहिए 2025 में। इसके बावजूद गोल्ड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टेबल होगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और प्राइसेस अगर करेक्ट हुआ तो नीचे की तरफ $2800 से $2850 तक आ सकता है। पर मैम अभी भी बोल रहे हैं कि 3000 अभी आने वाला है। मतलब अभी भी 60-70 डॉलर की तेजी, और 60-70 डॉलर आज की डेट में तो कुछ मतलब रह ही नहीं गया। मतलब मूंगफली जैसा हो गया है कि 2 दिन में 70-70 80-80 डॉलर हो गया। पहले इतना मूवमेंट 2-2 3-3 महीने में होता था मैम। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने तो वो स्लगिश पीरियड भी देखा हुआ है, जब पूरे साल में 4 या 5% का रिटर्न गोल्ड में भी हम लोगों ने आता हुआ देखा है। ये हम एक दिन या एक हफ्ते में आता हुआ देख रहे हैं। तो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। डेट की यहाँ पे बात करें तो देश यहाँ पे यूएस पे वो रिकॉर्ड डेट पे है। डिफ्लेशन चाइना में है, और रिसेशन की बात होती है यूएस में। और अगर ग्लोबल अगर हम पीएमआई देखें या एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा देखें, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, तो ये सब 50 के करीब है। 50 से ऊपर होता है तो एक अच्छा साइन है। 50 से नीचे है तो उसका बुरा साइन है। तो मेरे ख्याल से जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। और सेंट्रल बैंक का खरीदना मतलब 3 साल से वो लगातार 1000 टन से ऊपर खरीद रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सोने में इतनी जो तेजी है ना, ये यहाँ पे बनी रहेगी। और जो मूव है फेब्रवरी मार्च जो है, अमूमन आप देखते होंगे वीरेंद्र जी कि ये बड़ा डल सीजन होता था गोल्ड के लिए। करेक्शन आता ही आता था, यहाँ पे बिल्कुल तेजी यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से ये तेजी बनी रहेगी। और खासकर जो फिजिकल बाइंग का जो एक बढ़ा है, जो डिमांड बढ़ी है यूएस में, उसकी वजह से भी जो प्राइसेस है वो लगातार 4% 5% अपसाइड जो है वीकली यहाँ पे दे रहा है। तो मेरे ख्याल से फेब्रवरी का 26 फरवरी को करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। उससे पहले तो ये तेजी मुझे लग रहा है कि बनी रहेगी। और 3000 में जो कसर है यहाँ पे $50 का, वो मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है February 26 तक। और चांदी में मैम, चांदी में क्या हो रहा है वहां पर? लोग जो है, सोने में तेजी आई 10% की,
पिछले करीब 1.5 महीने में ही 10% से ज्यादा सोना तेज हो गया। पर चांदी वहीं की वहीं खड़ी है। सोने के चक्कर में लोगों ने चांदी खरीद ली और वो अब वेट कर रहे हैं, रोजाना चार्ट देखते हैं, भाव देखते हैं। मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी की चांदी में एक यहाँ पे कमजोरी आएगी, इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने का कभी कभी से खामियाजा भुगतना पड़ता है। सोने से इसे सपोर्ट मिलता है, लेकिन आप देखेंगे इंडस्ट्रियल कमोडिटी की हालत अभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। खास करके आप देखेंगे कि मैक्सिको में भी इन्होंने 25% लगाया है टैरिफ, और डिले किया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो डिले करके वो कभी भी बोल सकते हैं कि ठीक है मैं लगा रहा हूँ। तो अनप्रिडिक्टेबल है वो। और मुझे लग रहा है कि मैक्सिको से बहुत बढ़िया सप्लाई है सिल्वर का। तो इधर वाले मतलब कि रेस्ट ऑफ यूएस में चांदी की सप्लाई बढ़ेगी अगर यूएस ने टैरिफ लगा दिया, और यूएस में प्रीमियम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और चाइना से बहुत ज्यादा अभी एक अपसाइड मूव नहीं आ रही है, जो ग्रीन सिग्नल्स स्ट्रांग मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। खासकर उनका रियल एस्टेट, हालांकि चांदी का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता रियल एस्टेट से, लेकिन उस जगह पे भी एक प्रॉब्लम है जो चांदी को रोक के रखा है। लेकिन वीरेंद्र जी मुझे लग रहा है कि इतनी कमी के बावजूद भी आप देखें तो पिछले 10 साल में 56% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बढ़ा है चांदी में। तो चांदी की मूव तो बड़ी तेज होती है, सोने से ज्यादा तेज होती है। तो जब भी मूव आएगी चाहे वो सेकेंड हाफ में, बड़ी क्विक होगी। और मुझे लग रहा है कि $40, $38 एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो $38 तक मुझे जो चांदी इस बार लग रही है, और इसके बाद अगर स्टेबल होता है तब जाके हम $40 तक आता हुआ देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि $31 से $30 मेजर सपोर्ट है। और उससे नीचे चांदी को फिलहाल फिलहाल नहीं आना चाहिए। और वहां अगर चांदी आती है तो फिर से यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस को। गिरावट में बस सिर्फ मुनाफा वसूली कारण दिख रहा है, और कोई कारण नहीं दिख रहा मैम। मुनाफा वसूली है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अब गोल्ड के बाद जो फिजिकल जो डिमांड है कॉमिक्स में, वो चांदी की भी बढ़ी है। क्योंकि अब आप ये देखिए वीरेंद्र जी, ये जो एक महीने का इनको एक विंडो मिला है डिले होने का, अब गोल्ड के साथ साथ वो चांदी भी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, डिलीवरी ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देर सवेर उनको $32 $31 का जो बेस बनेगा, वहां से फिर एक अपसाइड देखने को मिलेगा। हाँ, अभी मैं एलबीएम ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी 3 तारीख को। उसमें उन्होंने जो गोल्ड की डिलीवरी है जो हो रही है वो तो हो ही रही है, साथ ही चांदी की भी वहां पर 5% से ज्यादा डिलीवरी हुई है। जो आप बोल रहे हैं वो सही है, और 2,000 टन शायद मैं इसमें डाल दूंगा। उससे ज्यादा की चांदी की भी डिलीवरी हुई है वहां पर एलबीएम से, जो सीएमई स्टॉक शिफ्ट हो रहा है उसमें। जी, ये यहाँ पे गोल्ड की हो रही है, चांदी की भी हो रही है, और मैंने ये देखा है कि गोल्ड में हांगकांग से भी सप्लाई हो रहा है। चाइना तो अनऑफिशियली भी गोल्ड यहाँ पे मतलब एक्यूमुलेट कर रहा है, ये तो हम जानते हैं। ये एक कह सकते हैं कि ओपन सीक्रेट है चाइना के बारे में। तो ऑफिशियल जितना वो दिखा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा वो यहाँ पे गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं। लेकिन सिल्वर में भी ये चीज की शुरुआत हुई है। और जो गोल्ड की डिलीवरी 4 दिनों में होती थी एलबीएमए से यहाँ पे सीएमई, वो अब यहाँ पे डिले होके 3-4 हफ्ते हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना रश है, कितना प्रेशर है वहां पे। तो मेरे ख्याल से यही चीज इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन सिल्वर में भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड स्ट्रैटेजिक असेट है। और जैसे ही यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल दिख रहा है और इकोनॉमिक टर्मोइल दिखता है, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रश यहाँ पे गोल्ड में होता है। और इकोनॉमिक टर्मोइल जो है वो यहाँ पे चांदी को थोड़ा सा डाउन साइड में रखता है। तो ये यहाँ पे चांदी को एक डाउनफॉल दे रहा है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि अगर सिनेरियो थोड़ा भी यहाँ पे क्लियर होता है, तो चांदी में एक बारी $35 बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करती $38 हम आता हुआ देख सकते हैं। और भारतीय टर्म्स में कितना देख रही है मैम? अगर भारतीय रुपए में यहाँ पे बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि चांदी में मैक्सिमम गिरावट यहाँ पे 90,000 के करीब या 88,000 के करीब यहाँ पे हो सकता है, वो मैक्सिमम साइड है। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि आज भी मैं यहाँ पे कायम रहना चाहूंगी कि 1,10,000 तक प्राइसेस जो है, 1,10,000 से 1,15,000 तक आ सकता है। तो मोड कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट मुझे सिल्वर ईटीएफ तो बहुत अच्छा लगता है विंदर जी। इनफैक्ट एक स्टूडेंट भी चाहे तो अपने पॉकेट मनी से खरीद सकता है। ₹100 से नीचे में आपको सिल्वर ईटीएफ आ रहा है। और हो सकता है कि आप 10 साल बाद देखेंगे तो आप अमेज हो जाएंगे कि मैंने ये क्या ₹100 में खरीदी, क्या रिटर्न यहाँ पे लिया है। तो मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया एसेट क्लास है। और जितनी ही क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की यहाँ बात हो रही है, जितनी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, सब में चांदी है। तो मेरे ख्याल से चांदी का फ्यूचर्स अच्छा है। काफी सालों तक हम लोगों ने बोला था, मतलब एनालिस्ट के उसमें, कि चांदी जो है आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। लेकिन वो टाइम अब आता हुआ, फंडामेंटली नंबर्स जो बता रहे हैं वो अब दिख रहा है। जी। और ऊपर ऊपर जैसे आप बता ही रही हैं कि 1 लाख के पार जाने के वहां पर
संभावना है। और सेंट्रल बैंक की जैसे आपने बात की थी, तो पूरी दुनिया में मैम अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी, 5,000 टन सोने की डिमांड थी 2024 में, और 1,000 टन से ज्यादा सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा। मतलब 20% ऑफ गोल्ड कंजम्पशन पूरे वर्ल्ड का सेंट्रल बैंक कर रहे हैं वहां पर। और वीरेंद्र जी, अगर आप 10 साल 12 साल पहले देखेंगे तो वो नेट सेलर होते थे, और वो खरीद रहे हैं तो वो अपने आप, अगर सेंट्रल बैंक खरीद रहा है तो आम आदमी तो चाहेगा ही कि वो ऐसे भी हमारे जो मतलब कि पापा मम्मी है, चाहे जो वो एफडी में बड़ा पैसा लगाते थे, किसान विकास पत्र में लगाते थे, आपको पता होगा एनएससी में लगाते थे, फिर सोना होता है। तो जब सेंट्रल बैंक ही सेफ हेवन बाइंग में जा रहा है तो हम कौन होते हैं इसको नकारने वाले। तो मेरे ख्याल से ये जो गोल्ड रश है ना, ये यहाँ पे बढ़ेगा। और जिस तरीके से रुपया यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है, तो और इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दीजिए तो बाकी में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आपको दिखता नहीं है। और इसकी जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है गोल्ड की, ये इसको बहुत खास बना देती है। यूनिवर्सल मेटल आपको डायमंड भी है, प्लैटिनम है, पलेडियम है, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी वो नहीं है, उनकी बड़े सारी टेक्निकल जार्गन्स है, न्यूएंसेस है। लेकिन गोल्ड की एक्सेप्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। आपको कुछ सोचना ही नहीं, बताना है कि 24 कैरेट है या 22 कैरेट है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से पहले हम ग्लोबलाइज हो रहे थे विंदर जी, अब हम डीग्लोबलाइज हो रहे हैं टैरिफ की वजह से। तो ये डी ग्लोबलाइज लोगों ने सोचा नहीं था कि हम ग्लोबलाइज होने के बाद हम डी ग्लोबलाइज अब यहाँ पे होना शुरू हो जाएंगे। अब मैक्सिको भी बोल रहा है कि हम अपना क्रूड अपने उसमें कंज्यूम करना चाहेंगे, एक अलग रास्ता देखेंगे। इंडिया बोलता है कि हम रॉ मटेरियल यहाँ पे बना रहे हैं, हम रॉ मटेरियल ना बेच के अब हम फिनिश प्रोडक्ट भेजेंगे। तो ये चीजें जो है ना, वो थोड़ा सा चीजों को मतलब ट्रेडिंग शिफ्ट ला रहा है यहाँ पे। ऐसे माहौल में तो गोल्ड चमकेगा ही। बहुत सारे लोग निफ्टी और इनसे गोल्ड के कंपैरिजन करते हैं। तो निफ्टी को पहन के आप मार्केट में या शादी में नहीं जा सकते हैं, गोल्ड अगर आपने खरीदा है तो उसको जा सकते हैं। और मैं ना एसएनपी का रिटर्न देख रही थी, तो पिछले 3 साल में जैसे आप देखेंगे, 4 साल 5 साल में 5% कम ही रिटर्न दिया है उसने गोल्ड से। और निफ्टी का जब हम सीएजीआर निकालते हैं तो जितना आप टाइम पीरियड को कम रखेंगे ना, आप देखेंगे कि 12% से ऊपर निफ्टी ने भी दिया है, 12% से ऊपर अपने गोल्ड ने भी दिया है, अगर पिछले 10 साल का निकाले। अगर आप 3 साल का निकालते हैं तो आपको निफ्टी का सीएजीआर कम हो जाएगा और गोल्ड का सीएजीआर 16% से ज्यादा का हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एक सेफ हेवन एसेट क्लास और एक रिस्कियर एसेट क्लास को बढ़ते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ के माहौल में अगर बीट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये आपके पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। जी मैम, आपने बहुत सही कहा। और दोस्तों, घर में अगर आपके सोना रखा है तो आप कभी भी जाके, एक आपका डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है, एक आपके घर में सोना रखा हुआ है, तो लिक्विडिटी जो है उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप कहीं पर भी जाके किसी भी समय, रात में 12 बजे भी अगर आप जाएंगे तो आपको तुरंत उसका पैसा वहां पर मिल जाएगा। लिक्विडिएट असेट है। और इस तरह के अनसर्टेन माहौल में मैं सच बताऊं मैम कि अगले साल 4 साल ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबली क्या कुछ होने वाला है किसी को नहीं पता है। क्योंकि जी अभी से अगर पहले 2 महीने में इतना अनसर्टेन माहौल है, तो अगले 4 साल कैसे रहने वाले हैं ये कोई भी नहीं बता सकता। जी जी जी, बिल्कुल सही है ये। और इसकी वजह से ये गोल्ड के ये जो टारगेट है ना, ये मतलब कि बिल्कुल हायर साइड हो रहा होगा। इनिशियली मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मुझे भी लग रहा था कि ठीक है, 24 में बहुत ज्यादा आया है। फेब्रवरी ऑनवर्ड्स मैंने आपको भी कहा था कि फेब्रवरी ऑनवर्ड्स यहाँ पे थोड़ा सा स्लगिश पीरियड आएगा गोल्ड के लिए। वही जो करेक्शन है वहां पे बाइंग करनी है और फिर से तेजी आएगी, लेकिन वो करेक्शन तो आया ही नहीं। क्योंकि इतना आनन फानन में, मतलब हफ्ते 10 दिन में इतने सारे डिसीजंस आ गए कि यहाँ पे इक्विटी बढ़ रही है, या मतलब वो बिल्कुल नर्वसनेस है, बिटकॉइन में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है। तो क्लैरिटी कहीं नहीं है। क्लैरिटी एक एसेट क्लास में है, एक डॉलर इंडेक्स में और एक गोल्ड में है। बाकी क्लैरिटी कहीं नहीं है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी, मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं होती, लेकिन मेरी सलाह पे कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशन जरूर हो सकती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने ये वीडियो जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप सोने चांदी की कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा। और मैं भी कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री किसी भी एक्सचेंज या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं करता हूं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।